आज मैं डॉक्टर आर के प्रसाद मदारपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। आज मैं किडनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आज किडनी की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ गई है जिसे दिन दूनी रात चौगुनी कह सकते हैं। इसकी समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। किडनी के बारे में बता दें कि यह 2 किडनी हम लोग के पास है, जो लंबर रीजन में, बैक में दोनों तरफ रहता है। किसी को एक किडनी भी रहता है, लेकिन यूजुअली उसकी साइज जो है सो बड़ी होती है। उसका वजन 110 से 170 ग्राम के बराबर होता है। किडनी का एक यूनिट होता है ग्लोमेरुलस या नेफ्रॉन्स कहते हैं उसको। हर एक किडनी में 10 लाख के ग्लोमेरुलस होते हैं, या 10 लाख कहें कि फिल्टर होते हैं। हमारे शरीर में 24 आवर्स में 100 लीटर्स जो है सो फिल्टर किडनी से होता है, और उसमें जो है सो 2 से 3 लीटर यूरिन हमारा निकलता है। अगर किडनी के नेफ्रॉन्स को हम लोग लंबा कर जोड़ें और आगे बढ़ाएं, तो इसकी दूरी 10 माइल के बराबर हो जाएगी। किडनी का काम जो है सो बहुत ज़्यादा है। दिन भर रात भर काम करते रहती है। किडनी को कोई रेस्ट नहीं मिलता है। जैसे हमारे हार्ट चलते रहता है, उसी तरह से हमारा किडनी भी चलते रहता है। यह हमारे शरीर की गंदगी को, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को, और भी जो अनवांटेड एलिमेंट्स है उसको बाहर निकालता है। यह रेनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। विटामिन डी का एक्टिवेशन जो है सो नहीं होता है। यह जो है सो इरिथ्रोपोइटिन का काम इसके अलावे करता है। एक्सक्रीशन के अलावे जो है सो ब्लड प्रेशर के रेगुलेशंस में इसका इम्पोर्टेंस है। इसका जो है सो विटामिन डी के एक्टिवेशन में इम्पोर्टेंस है। इसका जो है सो ब्लड के फॉर्मेशन में जो है सो इम्पोर्टेंस है। किडनी जो है सो खराब क्यों होते हैं, पहले हम लोग इसको समझें। 80% केसेज में किडनी खराब होने का 2 कारण है, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। अगर हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रखते हैं, तो हमारा 80% जो है सो किडनी खराब होने की संभावना कम जाती है। और भी अन्य कारण हैं किडनी खराब होने के, जिसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है, यूटीआई है आपका बार बार, और जो है सो यूटीआई से आप परेशान हैं, तो बैक में किडनी पर असर कर सकता है, किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, किडनी हमारी खराब हो सकती है। अगर किडनी में स्टोन है और ये स्टोन बड़ा हो गया, तो क्या होगा, यूरिन उधर से आएगा नहीं, तो बैक प्रेशर होगा हमारे किडनी पर और किडनी फूल जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर किडनी फूल गई, हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा दिन तक रहा, तो धीरे धीरे ड्यू टू प्रेशर जो है सो हमारी यूनिट जो है ग्लोमेरुलस जो है सो डैमेज हो जाएगी, और वे फिल्ट्रेशन का काम जो है सो कम जाएगा। किसी किसी को किडनी की बीमारी होती है जिसमें बहुत सारे सिस्ट होते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। किडनी के ग्लोमेरुलस को पॉलीसिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्ट्रेशन का काम जो उससे रुक जाएगा, जो होती है। एलर्जिक कंडीशंस कुछ हैं, जैसे एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, ये जो है सो ये हमारे किडनी को खराब कर सकता है। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है सो नुकसानदेह हमारा डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है। कुछ एक्यूट कंडीशंस में भी हमारी किडनी खराब हो सकती है। एक्यूट कंडीशंस क्या हुआ, जैसे हम शॉक में चले गए, हमारा बीपी बहुत डाउन हो गया,
किडनी में जो है सो ब्लड का फ्लो कम गया, ब्लड के फ्लो कमने से जो है सो हमारा नेफ्रॉन सब डैमेज हो सकता है, हमारा जो ग्लोमेरुलस एक यूनिट है वो खराब हो सकता है, जिससे हमारा किडनी डैमेज हो सकता है। डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग हमको हो रहा है, पानी का सप्लीमेंट हमने नहीं किया, उससे भी किडनी का फ्लो कम जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया हमें हो जाएगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम जाएगा, जिससे भी हमारे किडनी को प्रॉपर जो है सो प्रेशर में फ्लूइड जाएगा नहीं, उससे भी किडनी खराब हो सकता है। कभी-कभी जो है सो सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो गया सीवियर, या हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं। जो सिव इस तरह के अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, और किडनी हमारा जो है सो उसमें खराब हो सकता है। जानना है कि हमारे कंट्री में 15% लोगों में किडनी की बीमारी है, 15% लोग में, मतलब 100 करोड़ में 15 करोड़ लोग को किडनी की बीमारी है। यूएसए में जो है सो इसी ढंग से जो है सो बीमारी किडनी की है, और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किडनी की बीमारी लोग को समझ में ही नहीं आता है कि हमारे किडनी की बीमारी है, पता और जो है सो 50% जो सफ़रर है किडनी के, उनको डायलिसिस के समय जो है सो पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है। अदरवाइज़ हमारी किडनी जो है सो नॉर्मल समझकर हम चलते हैं। एक मिथ क्या है, एक मिथ जो है सो एक गलत भावना क्या है, कह रहे हमें तो यूरिन 1 लीटर 2 लीटर पर डे हो रहा है, हमारा यूरिनेशन ठीक है, हमारी किडनी खराब नहीं है, ऐसा होता नहीं है। किडनी मान लिया कि आपका किडनी 10% ही बचा है और जो है सो 90% खराब है। पहले 180 लीटर्स फ़िल्टर होता था, जिसमें 2-3 लीटर आपकी यूरिन बनते थे। अब वो फ़िल्टर जो है सो सिर्फ़ 18 लीटर फ़िल्टर हो रहा है, और उसमें भी यूरिन 1 से 2 लीटर आपके बन रहे हैं। इसका मतलब कि आपका 90% जो है सो फ़िल्ट्रेट काम कर नहीं रहा है, और जो है सो 10% ही फ़िल्ट्रेट काम कर रहा है, उसमें भी आपको यूरिन की समस्या हो सकता है कि नहीं हो। नहीं हो और आपको कन्फ्यूज़न हो कि जो है सो किडनी हमारी जो है सो ठीक-ठाक है, हमें पेशाब अच्छी तरह हो रहा है। 100% अगर किडनी के सफ़रर हैं, तो सिर्फ़ 7% पेशेंट को ही पता चल पाता है कि हमारी किडनी खराब है। इसलिए ये बहुत बहुत डेंजरस कंडीशन है कि हम अपने को आपको नॉर्मल समझ रहे हैं, और हमारा किडनी खराब है, और हमको तब पता चल रहा है जब हम डायलिसिस पर लैंड कर रहे हैं। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि किडनी को के खराब होने के लक्षण क्या हैं, और किडनी खराब होने के कारण क्या हैं। जानना यदि आप जानते हैं, इस पर सतर्क रहते हैं, तब समय रहते आप अपने किडनी को जो है सो बचा सकते हैं। पहले हम लोग जानें कि रिस्क फैक्टर हमारा क्या है। हमने कहा रिस्क फैक्टर जो है सो मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है मोटापे में। कोलेस्ट्रॉल जो है सो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, उसके फ्लो को नैरो कर देता है। ब्लड को ज़्यादा प्रेशर उसमें लगाना पड़ता है, ब्लड को फेंकने में, वो हाइपरटेंशन करता है। हाइपरटेंशन जो है सो किडनी को डैमेज करता है। दूसरा कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को फर्स्ट ही रखें, सेकंड में हाइपरटेंशन रखें तो ज़्यादा बेटर है। और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जो है, दोनों साइलेंट किलर है, दोनों जो है सो ब्रदर सिस्टर है। अगर एक आपको होता है तो दूसरा भी होगा, या ऑलमोस्ट जो है सो जानना चाहिए कि अगर हमको डायबिटीज़ है तो हमको ब्लड प्रेशर भी भविष्य में हो सकता है कि हो जाए। अगर दोनों को हम लोग कंट्रोल कर लें, व्हाटएवर मे बी द मीन्स, उसको कंट्रोल कर लें, उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहें, तो हम जो है सो बहुत हद तक किडनी के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। 80% हमारी समस्याएँ ख़त्म हो सकती है। और किडनी का प्रॉब्लम किससे होता है? अब हम देखते हैं यहाँ लोग जो है सो एनाल्जेसिक जो है सो
भूंजा की तरह खाते हैं, दर्द की गोली भूंजा की तरह खाते हैं, जो हमारे किडनी डैमेज करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ, लोग को याद हो जाता है कि हम कोई दवाई खाने से हमारा जो है सो ये प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के, बिना किसके साइड इफ़ेक्ट्स को जाने हुए लोग दर्द करते रहने की संभावना होती है। प्लस जो है सो हम लोग अगर ड्रग खा रहे हैं जिसमें आर्थराइटिस आर्थराइटिस का एक जो है सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है सो काफ़ी ड्रग्स लेना पड़ता है, कुछ टॉक्सिक ड्रग्स भी लेने पड़ते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे कि जो है सो हमको एक खतरनाक दवाई सब लेना पड़ता है उससे फाइट करने के लिए। हार्ट, लिवर का प्रॉब्लम्स में हमें दवाई लेना पड़ता है। अगर इस तरह का दवाई हमें प्रोलॉन्ग्ड रूप में बहुत दिन तक लेना पड़े तो इसका असर किडनी पर पड़ता है। किडनी एक आपका फ़िल्ट्रेट है, जो जो आपको क्लीन करता है। मैंने कहा था कि लिवर आपका फैक्ट्री है, किडनी जो है सो क्लीनिंग एजेंट है। किडनी का इतना इम्पोर्टेंस है, इतने इसके नेफ्रॉन्स में, इसके ट्यूब्यूल्स में इतना सेंसिटाइज़र लगे हुए हैं कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस सेंसिटाइज़र को पता है कि हमको कितना सोडियम फ़िल्ट्रेट से लेना है, कितना पोटेशियम फ़िल्ट्रेट से लेना है, और वो बैलेंस को मेंटेन कर किए रहते हैं। हमारा शरीर का पोटेशियम 5 मिलीग्राम होता है, अगर यह 6 मिलीग्राम हो जाए तो हमें हार्ट अटैक एंड डेथ की संभावना बढ़ जाए हो सकती है। और किडनी उसको रेगुलेट करता है कि वो अभी पोटेशियम इनके शरीर में इतना है, हमको इतना ही एब्ज़ॉर्ब होना है, करना है, रेस्ट ऑफ दी को जो है सो बाहर निकाल देना है। इसलिए ये करिश्मा ही कहिए या भगवान का कमाल कहिए कि हमारे 10 लाख नेफ्रॉन्स, मोर देन 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में है, दोनों किडनी में 20-25 लाख नेफ्रॉन्स हैं, और सब में सेंसर लगा हुआ है, और सब जो है सो उसको एकदम बैलेंस किए रहते हैं कि हमको जो है सो इतना ही लेना है, आगे आगे हमको नहीं जो है सो इनके सिम्पटम्स को भी जानना ज़रूरी है। कारण तो हमने बता दिया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स, ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स, और जो है सो कभी-कभी टॉक्सिक इंजेक्शंस वगैरह भी लोग दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसा पड़ जाता है जो रीनल डैमेज करता है। अमीकासिन वगैरह कुछ ड्रग्स है जो रीनल टॉक्सिक होते हैं, जिससे कि ओल्ड एज में या किडनी के प्रॉब्लम्स में देना मना है, एनाल्जेसिक्स भी देना मना है। पैरासिटामॉल ही एक ऐसा ड्रग है जो लीस्ट डैमेज करता है किडनी को, इसलिए यह जो भी दवा डॉक्टर्स लिखते हैं उनको यह जे मानकर चलना है कि पहले इनका किडनी का भी हम टेस्ट कर लें और देख लें कि किडनी में कोई उस तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं, हमारा ड्रग उसे फर्दर डैमेज कर सकता है कि नहीं। यह तो ही कारण हुआ। अब हमको जानना है कि क्या-क्या लक्षण हम में आएँ, जिससे हम समझें कि किडनी हमारा खराब हो रहा है। लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अर्ली स्टेज में आप जो है सो इसको पकड़ लेते हैं, तब तो रिवर्ट बैक कर सकते हैं, किडनी को आप नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्कारिंग हो गया, किडनी क्या है, किडनी अगर डैमेज होगा तो धीरे-धीरे वो जो है सो एक स्कार बन जाएगा। उसमें जो है सो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो किडनी का साइज़ छोटा हो जाएगा। स्कार का मतलब है कि जैसे आपके हाथ-पैर जल जाते हैं उसमें स्कार हो जाता है, उसी तरह किडनी में स्कार हो जाता है। और अगर वो स्कार हो गया किडनी में, किडनी सिकुड़ गया, छोटा हो गया, तो उसको जो है सो अ, मानव शक्ति में कोई ताकत नहीं है कि उसको वो ठीक कर दे। और उसको नॉर्मल ले आए, कुछ हुआ है उसको माइनस कर चलना है और रेस्ट ऑफ द किडनी से आपको काम चलाना है। इसलिए जो है सो कारण बहुत ज़रूरी है जानना, कारण जानेंगे तब आप जो है सो इसमें सतर्क होंगे। पहला लक्षण जो नज़र आता है वो सूजन आता है। देखेंगे कि पफिनेस ऑफ द फेस जिसको हम लोग कहते हैं, आँख के नीचे जो सो सूजन हो जाएगा, और
फिर जो है सो पैर में, एंकल में, लेग में सूजन हो जाएगा, और भी कारण से सूजन होता है, लेकिन किडनी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि प्रोटीन का लीकेज होता है। जब प्रोटीन कमेगा तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग होगा, ब्लड कमेगा तब भी स्वेलिंग होगा। किडनी भी ब्लड बनाने में एक हीमोपोएटिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे कि जो है सो ब्लड का फॉर्मेशंस में वो मदद भी करता है। किडनी के बीमारी में आपका ब्लड जो है सो कम जाएगा। विटामिन डी को एक्टिवेट करने में किडनी का काम है। अगर किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर रहा है तो आपका बोन कमज़ोर हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसमें फ्रैक्चर होने का डर रहेगा। उसके बाद जो है सो हमारा बीपी कंट्रोल के लिए भी एक हार्मोन रेनिन रिलीज होता है। अगर इरेटिक बीपी किसी का हो रहा है, आज देख रहे हैं नॉर्मल हो रहा है, कल बहुत हाई हो रहा है, तो किडनी का जांच करवाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो है सो किडनी प्रॉब्लम में आपका बीपी जो है सो इरेटिक होगा, अनकंट्रोल्ड बीपी होगा, उसमें वेरिएशंस बहुत होंगे, और वो जो है सो आपके लिए जानलेवा होगा। अब किडनी के प्रॉब्लम्स में जो है सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, मतलब आपके हाथ में झिनझिनी वगैरह हो सकता है, या इसमें भी होता है। लेकिन यह सब बीमारी अगर आपको नज़र आ रहा है, यह सब लक्षण नज़र आ रहा है, तो आप जो है सो इसमें सतर्क हो जाएँ, और जो है सो लो इसके लिए प्रॉपर जगह जाकर इन्वेस्टिगेट कराकर अपना प्रॉब्लम को दूर करें। पॉलीयूरिया हो सकता है, आपका जो है सो पेशाब ज़्यादा हो सकता है, ओलिगूरिया हो सकता है, कम हो सकता है, एन्यूरिया में जा सकता है, मतलब पेशाब बिल्कुल बंद भी हो सकता है, किसी तरह का लक्षण हो सकता है। मसल्स क्रैम्प हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से क्या होता है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम वगैरह का डिफ़िशियंसी हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके मसल्स में, पैर के मसल्स में, हाथ के मसल्स में क्रैम्प होने लगता है, इससे मसल क्रैम्प भी इसमें होता है। आपको नौसिया, वॉमिटिंग, कोई उल्टी जैसा होगा। किडनी का प्रॉब्लम में क्या होता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है और नाइट्रोजनस टॉक्सिन्स उसमें रहते हैं, ब्लड यूरिया बढ़ता है। ब्लड यूरिया जो है सो आपको नौसिया, वॉमिटिंग कराएगा, आपका जो है सो कंससनेस को भी कंससनेस में भी कमी हो जाएगी, और उतना ही नहीं, आपका जो है सो हो सकता है कि ज़्यादा ब्लड यूरिया बढ़ जाए, तो आप अनकॉन्शियस हो जाएँ। तब इस तरह का अगर लक्षण आपको आ रहा है, एपेटाइट कम जा रहा है, तो आप ज़रूर इसके बारे में सतर्क हों और जाँच करवाएँ। ड्रोज़ीनेस हो सकता है, आपको लगेगा कि काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रहा है। उतना ही नहीं, क्रिएटिनिन वगैरह ज़्यादा बढ़ जाने पर आपके शरीर में इचिंग होगा, चमड़ों में जो है सो खुजली होगी, और आप जो है सो इन सब लक्षण को जो है सो आप इग्नोर ना करें। नींद आने में कमी हो सकती है, के बारे में बताएगा, जाँच करवाएँ, जिससे कि किडनी का पता चले कि प्रॉब्लम हो रहा है। एक एक इम्पॉर्टेंट बात हमको कहना है कि लोग किडनी में क्रिएटिनिन करवाते हैं, कहते हैं मेरा क्रिएटिनिन जो है सो बढ़ गया, हमारा जो है सो किडनी गड़बड़ा रहा है हमारे, लेकिन उससे पहले साल 2 साल पहले से माइक्रो एल्बुमिन आता है, जो यूरिन में, माइक्रो एल्बुमिन अगर यूरिन में आ रहा है आपको, तब जो है सो आप समझ लें कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर ये माइक्रो एल्बुमिन को आप पकड़ लेते हैं, तब जो है सो आपका जो है सो समस्या रिवर्ट बैक किया जा सकता है, आपके किडनी को नॉर्मल किया जा सकता है। इसलिए यूरिन का जब भी जाँच कराएँ, और अगर इस तरह के लक्षण आप में नज़र आते हैं, तो माइक्रो एल्बुमिन जो यूरिन से ही टेस्ट होता है, जो है सो क्रिएटिनिन और एल्बुमिन के रेशियो से उसको निकाला जाता है, उसको आप ज़रूर टेस्ट करवाएँ। अगर माइक्रो एल्बुमिन यूरिन में है, तो यह एक क ऑलमोस्ट कन्फर्मेटरी एविडेंस है कि किडनी आपका खराब हो रहा है। यूरिन अगर लाल आ रहा है,
तब भी जो है सो आप सतर्क रहें। हमारा ग्लोमेरुलस क्या है? एक छलनी है। ग्लोमेरुलस जो है सो एक छलनी की तरह 180 लीटर फ्लूइड को फ़िल्ट्रेट कर देता है। अब हमारा मेन काम ट्यूब्यूल्स का होता है, जिसमें हमने कहा कि सेंसर लगे रहते हैं। ट्यूब्यूल्स जो है सो उसको निकालता है। छलनी जो है सो छानता है, उसमें ब्लड सेल्स वगैरह सब बचे रह जाते हैं। ब्लड सेल्स जो है सो उस छलनी से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए अगर ब्लड सेल्स यूरिन में जो है सो आपको लाल भी हो सकता है। उसके बाद अगर उसमें इन्फेक्शन है तो यूरिन में, रूटीन यूरिन में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का काउंट, ब्लड सेल्स का काउंट, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट उसमें बढ़ जाएगा। और जो है सो अगर इस तरह के लक्षण आए तो उसे दूर करने का उपाय करें, उसे इग्नोर ना करें, ताकि आपका किडनी जो है सो बचा रह जाए। इसलिए केएफटी कराना ज़रूरी है। केएफटी में जो है सो सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया का टेस्ट जो है सो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जो है सो जिसको हम लोग करवा लें। इसलिए अगर जाँच करवाना है तो यूरिन रूटीन के अलावा जो है सो निश्चित रूप से कहें अपने जाँच करने वाले को या आप फिजिशियंस को कि आप हमारा माइक्रो एल्बुमिन करवा लें। माइक्रो एल्बुमिन जो है सो क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा, माइक्रो एल्बुमिन हो सकता है कि एब्नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा हो, तब तो आपके लिए अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। खराब हुआ कि किडनी आपका अब डैमेज होने की स्थिति में है। अच्छी बात क्या है कि आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं उस स्टेज में। उस स्टेज में आप अपने किडनी को बचा सकते हैं। किडनी हमारा जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बहुत काम की चीज़ है। दिन भर वो काम करते रहता है और आप लाख लाख डायलिसिस करवाएँ, लाख लाख जो है रीनल ट्रांसप्लांट करवाएँ, आपका वो मज़ा नहीं है जो भगवान ने किडनी दी है। डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट जो हमने कंक्लूड किया है, हमने जो मरीज़ों को देखा है, जो कष्ट देखा है, उसमें हमें लगता है कि एक एक लाइफ़ प्रोलॉन्ग करने की जो है सो एक विधि है और जो है सो लाइफ़ एन्जॉय करने अगर आप डायलिसिस पर चले गए, आप जो है सो रीनल ट्रांसप्लांट में चले गए। इसके लिए आपको बहुत सारा जो है सो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, बहुत सारा जो है सो व्यवस्था करनी पड़ती है और मोटा-मोटी आप समझें कि आप फैमिली की एक लायबिलिटी हो जाते हैं। आपका जो चीयरफुल इंडिपेंडेंट भगवान की दी हुई चीज़ से जो मज़ा आ रहा था, वो मज़ा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वो स्टेज नहीं आए, उसके लिए आपको पहले सतर्क होना होगा। अपने सिम्पटम्स को जो हमने बताया, अगर किसी तरह का सिम्पटम्स है, ज़रूरी नहीं कि आपके किडनी का ही सिम्पटम हो, हार्ट प्रॉब्लम में भी आपको दम फूल सकता है, हार्ट प्रॉब्लम में भी पैर फूल सकता है, थायरॉइड में भी फूल सकता है। लेकिन इसको इग्नोर ना करें कि अरे है ठीक हो जाएगा, जो है सो इसको इग्नोर करने पर हो सकता है कि समस्या विकराल हो जाए और इसका कारण पता लगाएँ। अब मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट में एक्यूट रीनल फेलियर जिस तरह हमने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप शॉक में चले गए, कुछ देर के लिए शॉक में आपका बीपी डाउन हो गया, आपका पल्स डाउन हो गया, किडनी का फ्लो कम गया ब्लड का और किडनी डैमेज हो गया। या काफ़ी ब्लीडिंग हुई, उससे डैमेज हो गया। तो इस स्थिति में जो है सो किडनी डैमेज होने पर इसका आउटकम बहुत अच्छा है। एक्यूट रीनल फेलियर में ए मोर देन 80% पेशेंट्स जो है सो रिकवर कर जाते हैं। इसलिए इस गोल्डन पीरियड को जो 1 से 2 महीने का पीरियड होता है, उसको हम लोग वेस्ट ना करें और उसमें एक्सपर्ट का राय लें और जो है सो एक्सपर्ट से मैनेजमेंट करवाएँ, जिससे कि हमारा जो है सो फिर किडनी रीजनरेट करने लगे। इस समय बहुत लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं और जो सो अनस्किल्ड पर्सन झोला-छाप या और लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि होता क्या है कि हमारा गोल्डन पीरियड रिकवरी का जो है सो
बर्बाद हो जाता है और फिर हम एक्यूट रीनल फेलियर से हम लोग फिर जो है सो क्रॉनिक रीनल फेलियर में चले जाते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब कि स्कारिंग हो गया, किडनी आपका छोटा हो गया। अब उस स्कार को जो है सो हमारी शक्ति नहीं है, एक आदमी की शक्ति नहीं है कि उसको ठीक कर दे। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपका चमड़ा अगर जल गया, कट गया, स्कार हो गया, तो परमानेंट आपका एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है सो हम लोग जो है सो क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक बात और जान लें कि अगर रीनल फेलियर है तब जो है सो हमको जो है सो हाँ, इसकी कोई दवाई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी कोई दवाई नहीं है और दवा जितना कम हो ज़रूरत पड़े, जितने कम से काम चल जाए उसको चलाना है। जितना भी दवा खाएँगे, ख़ासकर रीनल डैमेजिंग ड्रग्स जो है सो उसमें उतना ही दिक्कत हो जाएगा। हम लोग दर्द की गोली भी बहुत हिसाब से देते हैं। पैरासिटामॉल ही एक ऐसी ड्रग है जो कहा जाता है कि इसमें आप ज़रूरत पड़ने पर दें। ऐसा नहीं कि इसका भी आप जो है सो गलत ढंग से इस्तेमाल करें या जब मन है इसको ले लें। ये दवा जाएगी, किडनी का डैमेज और भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसके मैनेजमेंट में पहले तो आपको बीपी एंड ब्लड प्रेशर एंड शुगर को कमांड में करना है। ब्लड प्रेशर, शुगर कमांड रेगुलर चेकअप करवाने का मतलब है कि जो है सो आप देखते रहें कि दवा का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो है सो डायबिटीज़ का है और उसका ब्रदर जो है सो ब्लड प्रेशर है। अगर डायबिटीज़ है तो क्या होगा कि उसमें जो है सो आपका जो है सो एक्सेस ब्लड शुगर जो है सो फैट में कन्वर्ट होगा, पॉट बेली होगा, विसरा में फैट जाएगा और वही फैट जो है सो आपके आर्टरी में जमा हो जाएगा। आर्टरी जो है सो आपका ब्लड वेसल जो है सो जिससे ब्लड जाता है, उसका उसमें अंदर से नैरो हो जाएगा। बाहर से तो लगेगा कि ब्लड वेसल्स हमारा साइज ठीक ही है, अंदर से नैरो होगा। ब्लड को ज़्यादा प्रेशर में डालना पड़ेगा, इससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसलिए इसलिए डायबिटीज़ के बाद ब्लड प्रेशर होना जो है सो बहुत कॉमन है और दोनों दोनों साइलेंट किलर है। अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दोनों को हम कंट्रोल कर रखें, कंट्रोल करने का यह मतलब नहीं है कि हम जो है सो उसकी जाँच नहीं करवाएँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है सो आयुर्वेद या और भी दवाई सब पर जाते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप कौन-सी दवा लेते हैं। जाँच में अगर आपका नॉर्मल नहीं आता है तो आप आगे बढ़ें। मैं तो कहता हूँ डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बेटर है कि आप इंसुलिन पर आएँ, उससे कंट्रोल करें। बाद में हो सकता है पैंक्रियाज रिकवर कर जाए, इंसुलिन का डोजेज घट जाए, फिर आपको वही दवाई जो नहीं काम कर रहा था, काम करने लगेगा। किसी भी हालत में इस दोनों को कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो आने वाला दिन बहुत दयनीय और दुखदाई होने जा रहा है। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में जो है सो को आपके किडनी को साफ करने का जो है सो सबसे अच्छा जो काम करता है वह आपका पानी है। पानी जो है सो डाययूरेटिक का काम करता है और इसलिए मैं बराबर प्रोवोकेट करता हूँ कि आप सुबह में 3 ग्लास सुसुम पानी पिएँ। 3 ग्लास सुसुम पानी पिएँगे तो जितना भी फ्री रेडिकल सब है, सब किडनी से बाहर निकल जाएगा, किडनी को फ्लश कर देगा और किडनी की गंदगी को कम करेगा। इसलिए उसको फ़ॉलो करें, सुबह में उठने का प्रयास करें और सुबह उठते के साथ और कहा जाता है कि बासी मुँह पानी पिएँ, बिना कुल्ला किए हुए, क्योंकि सुबह के लार को कहता है कि इट इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। आप रात में मुँह धोकर सोएँ, सुबह के लार के साथ पानी पिएँ, 3 ग्लास पानी पिएँगे, आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद आपको तरोताज़गी आ गया। बेड टी के कल्चर को अवॉइड करें, बेड टी, चाय, कॉफ़ी कुछ लेना भी है तो आप पानी पीने के 1 घंटे के बाद लें, उसको भी धीरे-धीरे कम करें। उसमें आप पानी में कागजी नींबू डाल सकते हैं
तुलसी का ड्रॉप डाल सकते हैं, उसमें जो है सो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो मध भी डाल सकते हैं, जिससे कुछ न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएगा। और 40% लिविंग चीज़ को खाएँ, 40% लिविंग चीज़ को खाएँ। लिविंग चीज़ का मतलब है कि कच्चा फल हुआ, कच्चा जो है सो सब्ज़ी हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, टमाटर हुआ, 40% आप खाएँ। अगर आपको खाने में कोई दिक्कत है, तो आप जो है सो उसको छोटा-छोटा पीस काट कर मिक्सी में डालकर उसको पीस लें, बना लें और कभी धनिया पत्ता डाल दें, कभी पुदीना का डाल लें, मूली डाल लें, गाजर डाल लें, चुकंदर डाल लें, नमक मिलाकर सेंधा नमक मिलाकर उसको डालें, ताकि जो है सो आपका आपका जो है सो न्यूट्रिशन मेंटेन हो, आपका सिर्फ 40% जो लिविंग चीज़ है वो आपका मेंटेन हो। हम लोग को भगवान ने वेजिटेरियन के रूप में बनाया था, नॉन वेज के रूप में नहीं बनाया था। देखते हैं जो नॉन वेज खाते हैं उनका नुकीला दाँत होता है, हमारा दाँत उस तरह का नहीं है। हमने अडॉप्ट किया नॉन वेज को, इसलिए जो है सो हमारी समस्याएँ भी बढ़ गई, हमारी तकलीफ़ें भी बढ़ गई। इसलिए 40% जो है सो आप लिविंग चीज़ को खाएँ और प्रेफ़रेबली फ़ास्टिंग करें। फ़ास्टिंग कहता है कि रिपेयर का समय है, रिपेयर टिश्यू होते हैं फ़ास्टिंग के समय ही। अब कहा जाता है कि जिस समय आप भोजन करते हैं तो आपका जो है सो मैक्सिमम ऑफ ब्लड वेसल्स जो है सो पेट में के पास चला जाता है, पेट के पास चला जाता है क्योंकि वहाँ उसकी दरकार है, उसको जो है सो पचाने के लिए उसकी उसकी ज़रूरत है। और उस समय यह भी कहा जाता है कि आप खाना खाकर तुरंत उठें नहीं, तुरंत उठेंगे तो हो सकता है सिंकोपल अटैक हो जाए और आप गिर पड़ें। धीरे-धीरे आराम से उठें और जो है सो खाना को एन्जॉय करें और जो है सो अपने ब्लड को जो का फ्लो जो वहाँ बढ़ गया है, उसमें वो एक्टिवली काम कर रहा है। अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है, तो रिपेयर का वो काम नहीं करेगा। आप रिपेयर का काम रेस्ट में ही मिलता है, उपवास में ही मिलता है और दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। डाइजेशन एंड रिपेयर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है और टिश्यू का उपवास का बहुत महत्व बढ़ते जा रहा है। उस पर साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं कि उपवास में जो है सो हीलिंग फेज में हीलिंग टिश्यू का जो भी डैमेज होता है उसको वह हील करता है। और अदर अब तो लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि आप जो है सो 16 आवर्स का फास्टिंग करें, शाम में जो है सो आप 6 बजे खा लें और अगले दिन जो है सो 10 बजे दिन में खाना खाएं, ताकि आपका टिश्यू सब रिपेयर हो जाए। साउंड स्लीप लें, साउंड स्लीप में मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन को स्पिरिचुअल हार्मोन कहा जाता है। उस हार्मोन से जो है सो आपका जो है सो टिश्यू हील करता है, टिश्यू हील करता है। आपका जो भी डैमेज हुआ, जो भी जेनेटिक चेंजेज हुआ, आप जो है सो उसको हील करवा सकते हैं। इसलिए लाइफ़स्टाइल चेंजेज ही क्रोनिक किडनी फेलियर का उपाय है। और एक बात बता दें कि अगर आपका 80% किडनी ख़त्म हो गया और सिर्फ 20% किडनी बचा हुआ है, तब क्या होगा? आपको उसको सहला कर रखना होगा, उस 20% को सहला कर रखना होगा, उसको प्यार करके रखना होगा और उस पर ओवरलोड नहीं देना होगा। ओवरलोड किस में होता है? आपको उसमें पानी का भी रिस्ट्रिक्शन है, पानी का फ़िल्ट्रेट होगा तो ओवरलोड पड़ेगा। इसलिए जब किडनी डैमेज हो गया तो रिकमेंडेड अमाउंट ही पानी पिएँ। उस उसमें प्रोटीन रिच डाइट को कम कर देना है। प्रोटीन रिच डाइट जो है सो किडनी के लिए वो किडनी को काम करने में दिक्कत करेगा। आप उसी तरह समझें जैसे आपके यहाँ अगर 10 नौकर हैं, 5 नौकर छुट्टी पर चला जाता है, काम पर नौकर के सामने अपने 10 गेस्ट को बुला दिए, तो क्या होगा? वो जो उस पर लोड बढ़ेगा, नौकर आपका ठीक से काम नहीं करेगा या रिवोल्ट करेगा। किडनी की वही स्थिति है कि अगर डैमेज हो ही चुका, तो बचे हुए को सहलाकर करें। सोडियम का अमाउंट कम लें, कॉमन सॉल्ट कम लें,
क्योंकि सोडियम जाने पर फिर वह पानी का रिटेंशन करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। इसलिए जो है सो अब आपको प्रोफाइलेक्टिक उपाय लेना है कि बचे हुए किडनी से हम कैसे काम करवाएँ। अगर हमारा किडनी 80% डैमेज हो गया, स्कारिंग हो गया, अल्ट्रासाउंड में उसका साइज़ छोटा हो गया, तब वह रिकवर नहीं करेगा। और उस समय लोग पूछते हैं कि हम वो दवाई खाएँ, वो दवाई खाएँ। आप उसको ना कहेंगे तब भी आपके लिए दिक्कत है। एज़ ए डॉक्टर आप उसको हाँ कहते हैं, तब भी आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि ना कहने पर उसको लगेगा कि हमको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, हम खाते तो ठीक हो जाते। हाँ कहने पर है कि कहीं उससे डैमेज हो जाए, तो आप उसके विवेक पर छोड़ दें। क्रोनिक रीनल फेलियर में जो स्कारिंग है वो अ, हमारे बस की चीज़ नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एज़ गुड एज़ आवर स्कारिंग ओवर द स्किन। वो ठीक हो नहीं सकता है। न नाइट्रोजनस वेस्ट को कम करने के लिए हमको प्रोटीन कम करना होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? जिससे कि ब्लड यूरिया बढ़ेगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ब्लड यूरिया बढ़ने से जो सो धीरे-धीरे देखेंगे कि मरीज़ जो है सो पहचानना बंद करेगा, अल-वल किसी तरह की बात करेगा। अब ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाता है, अगर ही मरीज़ बेड रेस्ट में चला जाता है। हम पाते हैं कि लोग जो है सो धीरे-धीरे 2-3 दिन के बाद जो है सो पेशेंट की स्थिति बिगड़ने लगती है। पेशेंट पहचानना ब कम करने लगता है, ड्रॉजी हो जाता है। उसका मेन कारण क्या है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसको लोग पानी नहीं पिलाते हैं, चम्मच से पानी पिलाते हैं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है पानी नहीं देते हैं। धीरे-धीरे उसका कॉन्शसनेस खत्म होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है, फाइनली डेथ होता है। पहले इस तरह का फ्रैक्चर जो होता था उसको कहा जाता था टर्मिनल स्टेज ऑफ द लाइफ, लेकिन अब उसमें कंसेप्ट बदला कि उस फ्रैक्चर्स को तुरंत जो है सो ऑपरेट करो, ऑपरेट करके उसको जो है सो नॉर्मल लाइफ की तरह लीड करवाओ, पानी पिलाओ। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ बचने लगे। अगर वो मरीज़ बेड रेस्ट में है और तब उसको पानी देना ज़रूरी है ताकि आपका वॉल्यूम मेंटेन हो, किडनी आपका ठीक काम करे। हाइपोवॉलीमिया से भी किडनी का डैमेज होता है और क्रोनिक रीनल फेलियर में चला जाता है। पोटासियम को मैनेज करना है। पोटासियम जो है सो काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए। नॉर्मली 5 ग्राम पोटासियम होता है ब्लड में, लेकिन अगर किडनी में फ़िल्ट्रेट कम हो रहा है, किडनी में सफाई कम हो रही है, तो पोटासियम की संख्या बढ़ेगी। और इतना सेंसिटिव है पोटासियम का कि अगर 5 से 6 मिलीग्राम हो गया, तो आपका हार्ट कभी भी बंद हो सकता है। आप हार्ट अटैक के बाद आपका डेथ हो सकता है। इसलिए पोटासियम की चीज़ जो है सो अगर किडनी फेलियर है तब अदरवाइज़ हेल्दी आदमी में तो रिकमेंडेड है नारियल पानी हो गया, केला हो गया, नट्स हो गया, तिल खजूर हो गया, एप्पल हो गया, उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि यह प्रॉब्लम जो है सो पोटासियम की संख्या बढ़ सकती है। लाइफ़स्टाइल का चेंज करना तो ज़रूरी है, इसलिए जो है सो रिकवरी एक बात और जान लें कि किडनी की रिकवरी हमारी कोई दवा नहीं करती है, हमारा जो है सो शरीर करता है। शरीर ही जो है सो हमारे किडनी को रिकवर करता है। लोग कहते हैं कि दवा खाएँ, वो दवा खाएँ, वह सब जो है सो बेकार है। दवा तो कम से कम खाना है। आपको जो है सो अपने डाइट को कंट्रोल करना है, लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल करना है और बचे हुए किडनी से काम कराना है, ताकि जो है सो आपकी ज़िंदगी उस 20% भी बचे हुए किडनी से आपको जो है सो हो जाए। उसके बाद जो है सो एक्यूट रीनल फेलियर तो हमने कहा कि वो रिकवरी उसमें 80% से ज़्यादा रिकवरी का चांस होता है। दूस और एक बात कहना है कि हमारे यहाँ करीब 4 से 5 लाख लोग अभी रीनल ट्रांसप्लांट के इंतज़ार में हैं, उन्हें किडनी नहीं मिल रहा है। इंडिया में करीब 10,000 ही ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट का हो पा रहा है
एवरी ईयर। इसलिए हम लोग किडनी डोनेशन को ही प्रमोट करें, उस किडनी को डोनेट करें उस स्थिति में जब हमारा लगे कि डेथ इनएविटेबल है, और उसे जलाकर उसे बर्बाद ना करें और लोगों को जो है सो बचाने का उपाय करें। यह भी एक हमारी समाज सेवा होगी। और उसी तरह है जैसे कि हमने किसी चीज़ को किसी को देना था, उसको मैंने दिया नहीं, उसे जला दिया, नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट में भी अगर एक किडनी ही आपका बचा तो पूरा काम करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट भी अगर कोई करते हैं तो वो जो है सो ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम जाती है, उसके बाद भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट के जो मरीज हैं उनको हम लोग सोचे समझें और उन्हें राहत दिलाने के लिए किडनी डोनेशन का को प्रमोट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सो यह काफ़ी जो है सो इंफॉर्मेटिव हो सेशन रहा होगा। और किडनी को बचाने का प्रयास करें, और किडनी डैमेज हो गया तो आप उसको रिपेयर होने का उसके बचे हुए टिब्यूल्स का सहारा लें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बिना रीनल ट्रांसप्लांट के काम चल जाए, बिना डायलिसिस के काम चल जाए। कोई अगर सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। What role does consumption of water play in the राम शंकर का है। पानी आप पिएंगे तो पानी जो है सो ब्लड का एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होता है। ब्लड डाइल्यूट होगा तो अपने कंसंट्रेशन के लिए वो किडनी में पानी को किडनी में फिल्ट्रेट करेगा, और किडनी का जो सेंसर है, जो टिब्यूल्स का जो सेंसर है, वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपका ब्लड कंसंट्रेशन मेंटेन होगा। और अगर पानी की पेशाब से निकलता है तो उसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स वगैरह बाहर निकल आएंगे। जो एक एक आप नहा लेते हैं तब कहते हैं कि मैं शुद्ध हो गया। असल शुद्धि इंटरनल होती है, और वो पानी ही किडनी के द्वारा इंटरनल शुद्धि करता है। What are some vegetarian food that are bad for the kidneys? हमने वैसा कोई वेजिटेरियन फूड के बारे में हमें जानकारी नहीं है जो हमारे किडनी पर बैड असर करता है। इवन नॉन वेज फूड भी हमारे किडनी पर बैड असर नहीं करता है, प्रोवाइडेड कि हमारा किडनी स्वस्थ हो। How often should you get the test done? What specific blood test and urine test to be done? हाँ, फ्रीक्वेंसी कहता है कि अगर आप 18 से 35 साल के उम्र में हैं तो आप जो है सो एक बार टेस्ट करवाएं, और किडनी का स्पेसिफिक टेस्ट कराना है तो आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। उसके बाद जो है सो आप यूरिन का टेस्ट करवाएं, यूरिन का रूटीन टेस्ट हो, और यूरिन का माइक्रो एल्बुमिरिया है कि नहीं, इसकी जरूर जांच करवाएं। अगर यह जाता है तब आप जो है सो बहुत अर्ली आप पकड़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। इसलिए माइक्रो एल्बुमिरिया को जरूर टेस्ट करवाएं, और KFT करवाएं। KFT से ही ग्लोमेरुलर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पता चलता है, जो 90 से ऊपर होना चाहिए।
before sleep puts pressure on the kidney. Is this true? किडनी पर प्रेशर पानी का नहीं पड़ता है। जो भी पानी का प्रेशर पड़ेगा ब्लडर पर पड़ेगा, इसलिए रात में मना किया जाता है कि पानी ना पिएं, क्योंकि ब्लडर पर प्रेशर पड़ेगा तो आपकी नींद टूट जाएगी, फिर दोबारा नींद आने में दिक्कत होगी। इसलिए प्रेफरेबली जो है सो शाम में पानी पी लें, और रात में अगर पानी पीने की ज़रूरत है तो हल्का सा मुंह भिगाने, कंठ भिगाने पर पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको साउंड स्लीप आए। किडनी पर पानी का कोई प्रेशर, अगर नॉर्मल किडनी है तो कोई प्रेशर किडनी पर नहीं पड़ेगा। एनी एक्सरसाइज फॉर किडनी, आप मंडूकासन करें, मंडूकासन करें जो पेंक्रियाज किडनी, नौकासन करें, सूर्य नमस्कार करें, जिस पर जो भी एक्सरसाइज को आपको पेट पर प्रेशर पड़ता है आप उसको करेंगे तब जो है सो। और प्राणायाम, पूर्ण पद्मासन में बैठ करके कपालभाति, आप जो है सो अनुलोम विलोम और कुंभक, कुंभक एक्सरसाइज जो है सो कहता है, जो सांस रोकने वाला एक्सरसाइज है, जो कहता है कि आपका जो है सो एक थर्ड सिस्टम है, आपका वेन एंड आर्टरी के अलावा आपका ब्लड, प्योर ब्लड इम्प्योर के अलावा एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो इससे भी बड़ा है। और लिम्फेटिक सिस्टम कहता है कि एक्टिवेट होता है, जब उसको करें सब किडनी में फायदा करेगा। एट व्हाट एज किडनी टेस्ट इज रिकमेंडेड? 40 से ऊपर हो तब जो है सो एवरी 6 मंथ पर आप इसका जांच करवाते रहें, ताकि आपको जो है सो पता चले कि हमारा जो है सो प्रॉब्लम है। और जांच में कुछ है नहीं, थोड़ा ही जांच कराना है, यूरिन रूटीन करवाएं, माइक्रो एल्बुमिन करवाएं, केएफटी करवा लें। इतना जांच से आपको पता चल जाएगा कि आपका किडनी किस स्थिति में है। What does it mean when creatinine level goes up in the test and in subsequent test after few months it is back to normal? हाँ, क्रिएटिनिन, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मसल्स के ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन रहता है। अगर आप रेगुलर नॉन वेज खा रहे हैं, स्पेशली रेड मीट, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल हो सकता है थोड़ा हाई हो जाए। अगर आपका एक्यूट रीनल फेलियर में अगर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है 8, 9, 10, 11, 12 तक चला जा सकता है। और एक्यूट रीनल फेलियर में जब रिकवर करने लगता है तो क्रिएटिनिन लेवल फिर आपका नॉर्मल आ जाएगा। आप नॉन वेज को थोड़ा समय के लिए रोक दीजिएगा तो आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो उसमें क्रिएटिनिन जो है सो आपका नहीं कमेगा, क्योंकि जो स्कार्ड टिश्यू हो गया वो स्कार्ड टिश्यू जो है सो अब रिकवर नहीं होगा, जिसमें सिकुड़न आ गया वो रिकवर नहीं करेगा। बचे हुए किडनी से काम करेंगे तब होगा क्या कि आप जैसे प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट कर आप जो है इसमें, इसलिए हमने कहा कि बचे हुए किडनी को सहला कर रखना है ताकि उससे आप काम ले सकें। Brij Kishore, thank for good information. Gita, please write your name of test with thanks. Mita Sinha, formative session. Want to know that if we are taking up medicine as it is normal, then do we need to change the medicine very often or see doctor? Taking up medicine and if बीपी इज नॉर्मल, हाँ, नहीं, अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है और आपने दवा ली है तो दवा को प्रेफरेबली कंटिन्यू करें, दवा को प्रेफरेबली कंटिन्यू करें। अगर दवा आपने छोड़ दी तब रेगुलर चेकअप करवाएं कि जो है सो बीपी हमारा नॉर्मल है कि नहीं है। यूजुअली बीपी की दवा से ही बीपी नॉर्मल रहता है, और जहाँ दवा छोड़ देंगे फिर बीपी जो है सो ऊपर चला जाता है। इसलिए अगर छोड़ते भी हैं तो आप 2-4 दिन 5 दिन पर बराबर चेक करवाते रहे, ताकि आपका प्रोलॉन्ग्ड जो है सो हाई बीपी न रह जाए। आप इस भ्रम में न रहें कि अब तो मेरा बीपी नॉर्मल था, हमने अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी नॉर्मल आपकी दवा से हुआ, इसको जानकर चलें।
और उस समय मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस दवा से आपका बीपी अगर कंट्रोल हो गया है, तो उस दवा को कंटिन्यू करना प्रेफ़रेबली है। एम्लोसेप्ट ग्रुप का ड्रग जो है सो बीपी का वो पैर वगैरह का सूजन करता है, इसलिए पैर के सूजन में अगर आपका अदर्स पैरामीटर सब नॉर्मल आता है, तो उसमें आप एम्लोसेप्ट ग्रुप के ड्रग ताकि जो है सो वो पेरिफेरल एडिमा जो है, जो ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट है, वो उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर वो चेंज करने पर अगर आपका सूजन कम हो जाता है, तब आप जो है सो समझेंगे कि उसी के कारण है। लेकिन उस पर ही सिर्फ़ नहीं रहना है, आपको बराबर एक्सक्लूड कर लेना है कि हमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका जो है सो पैर सूजना सिर्फ़ जो है सो यूरिनरी प्रॉब्लम से नहीं हो सकता, हार्ट के प्रॉब्लम से भी हो सकता है, आपका जो है सो एनीमिया से भी हो सकता है, थायरॉइड से भी हो सकता है, सबको एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं समझें कि आप कहें सिर्फ़ हमको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ सिर्फ़ नहीं है, डायबिटीज़ के बाद वाली चीज़ फिर होने जा रही है, फिर सब एक-दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए यह नहीं समझें कि सिर्फ़ डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, वो अगर बढ़ा रहेगा तो उससे आपका ओबेसिटी बढ़ेगा, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर आपको कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। व्हाट इज़ एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट इन लेमन टर्म? एसजीपीटी, एसजीओटी टेस्ट जो है सो लीवर और हार्ट के लिए किया जाता है। अगर लीवर डैमेज होगा तो एसजीपीटी और एसजीओटी भी बढ़ेगा। हार्ट का अगर प्रॉब्लम होता है तो एसजीओटी जो है सो वो बढ़ जाता है। इसलिए लीवर और हार्ट के लिए एक टेस्ट है एसजीपीटी, एसजीओटी दोनों जो है सो डिटेक्ट करने पर दोनों अगर नॉर्मल है तो आप समझें कि अभी हार्ट और लीवर दोनों का जो है डैमेज होगा तब जो है सो बढ़ेगा। जॉन्डिस में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल 40 होता है एसजीपीटी लीवर के लिए, जिसको प्रेफ़रेबली कहा जाता है कि 30 पर रखें। और अगर जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, जिसमें लीवर अफ़ेक्टेड हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी-कभी 500-600 के आस-पास या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। Does kidney have any restriction or consuming number of boiled eggs per day? बॉइल्ड एग्स जो है सो एल्बुमिन है। एक और कहना था कि आपका यूरिन भी फ्रॉथी हो जाता है। बॉइल्ड एग पर बात हुई तब आप देखेंगे किडनी प्रॉब्लम में यूरिन भी फ्रॉथी हो जाता है, फेन की तरह, झाग की तरह निकलेगा। बॉइल्ड एग वगैरह में जो है सो बॉइल्ड एग का जो व्हाइट है वह एल्बुमिन ही है। आप जो है सो एग को फोड़ कर उसको जो है सो चलाएँगे तो देखेंगे वो फ्रॉथी हो जाता है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन तो किसी भी चीज़ का एक्सेस जो है सो ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप दिन भर बॉइल्ड एग ही खाते रहें या अंडा ही खाते रहें। इसमें तो फिर आपको एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, इसलिए ये भी जो है सो आपको दिक्कत करेगा। हाँ, 2 अंडा खाना जो है सो ठीक है। हर दिन 2 घंटा दौड़ता है, ठीक है। हर 2 हाँ, 2 घंटा दौड़ना कोई बुरी बात नहीं है। उसमें दौड़ने में कहा जाता है कि अगर आप दौड़े हैं, आप जो है सो अपना दौड़ने के पहले पल्स और ब्लड प्रेशर ले लें, जो है सो आप दौड़ने के टेस्ट ले लें, उसके बाद पल्स और बीपी को नापें। अगर वो दोनों नॉर्मल आता है, तब आपके टॉलरेंस के अंदर वो दौड़ है। ये आपके इनटॉलरेंस के अंदर दौड़ नहीं है। और अगर आप हेल्दी हैं, सब आपका हार्ट, लंग, किडनी, लीवर सब ठीक चल रहा है, तो 2 घंटा दौड़ना कोई कोई नुकसानदेह नहीं होगा, यंग लड़के के लिए। बीपी की दवा किडनी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बीपी की दवा तो
अगर बीपी आपका उससे कंट्रोल है तो बीपी लेना ही पड़ेगा, बीपी लेना ही पड़ेगा, इसलिए कि जो है सो बीपी की दवा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपी बढ़ने पर किडनी डैमेज होगा। बीपी की दवा कोई उस तरह का किडनी डैमेज नहीं करेगा जो जो लोग सोचते हैं, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल किए रहना है। बीपी की दवा जो एक्सेस दवा होगी वो यूरिन से चला आएगा। पेरिफेरल इडमा करता है एम्लोसेफ ग्रुप का ड्रग, कुछ ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन किडनी पर वैसा कोई डैमेज नहीं होगा। ब्लड प्रेशर की दवा को आप रेगुलर लें, और अगर आपको जो है सो लगता है कि अब हमारा बीपी लगता है कंट्रोल हो गया है, तो 2-4 रोज रोक कर देख सकते हैं कि बीपी हमारा है कि नहीं है, जांच करना उसका बिल्कुल है। और बीपी को का वेरिएशंस होता है, कभी-कभी दिन में कभी-कभी इतना हाई बीपी हो जाता है, आपका नॉर्मल है, हाई बीपी हो गया और उसी में ब्रेन स्ट्रोक वगैरह भी हो जाता है। ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि उस लोड को सह पाता है और उसमें लगता है वो रप्चर हो जाता है। हम्म, थैंक्स टू एवरीवन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान ने जो चीज दी है उसको ठीक रखें, इससे बड़ा धन आपका, इससे बड़ी कमाई कुछ हो नहीं सकती है। It is the only place, your health is the only place, your body is the only place with which you have to live, which you have to complete your rest of life. Thanks to everyone who devoted their important time in this session. This encourages me to go further to maintain the health of our family and our society. Yes, yes, I can take. There is no problem. Mm, there is no problem. I will do it. Mm. Let us close the session. Thanks, sir. Thanks to you all.